हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जो रेलेवेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कई आर्टिकल इसमें समराइज़ किए गए हैं जो एग्ज़ाम लिहाज से इम्पोर्टेंट रहेंगे। ओके, तो आज का जो पहला आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग अनअर्थिंग एन एंशियंट तमिल सिविलाइजेशन। तो हाल ही में आपका तमिलनाडु में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और स्टेट का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने बहुत सारी एक्सकावेशंस की है तमिलनाडु में। और इससे क्या है, नई चीज़ें उभर के आई है कि जो आपका डीप साउथ में स्पेशली तमिलनाडु में जो द्रविडियन कल्चर है उसका आपका कई हज़ारों सालों से इसका डेवलपमेंट देखा जा रहा है। तो अभी जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, तो उसमें हम जो भी आपके पेलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, उसके बाद आपका चैल्कोलिथिक एज और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक पीरियड के बाद हम लोग महाजनपद आज देखते हैं। तो उसमें क्या है, एक आपका नॉर्थ इंडिया का जो सिविलाइजेशन है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के बेसिन में, और उसके बाद कैसे आपका गंगेटिक प्लेन में ये चीज़ें बाद में आपका वैदिक पीरियड में हम देख सकते हैं। तो इसमें अभी तमिलनाडु ये क्लेम कर रहा है कि नॉर्थ में जिस तरह से सिविलाइजेशन या कल्चर का डेवलपमेंट हुआ था जो पूरे इंडिया का कल्चर को दर्शाता है, तो उसी तरह से तमिलनाडु में भी क्या है, पैरेलली तमिलनाडु में भी बहुत सारे ऐसे साइट्स मिले हैं जिसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, उसका सिविलाइजेशनल ग्रोथ के बारे में दिखाया गया है। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो अभी नई चीज़ें डिस्कवर हो रही है, तो ये सभी चीज़ें क्या है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट रहेंगी। और एक आप जो नॉर्थ साउथ का एक डिवाइड भी देखते हैं, और साउथ में स्पेशली जो तमिलनाडु है उसका जो लैंग्वेज है तमिल, वो आपका ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली यूज़ किए जाने वाला लैंग्वेज है। तो उसको लेके क्या है, एक आपका डिबेट भी रहता है, नॉर्थ साउथ डिवाइड भी रहता है। तो उन चीज़ों को क्या है, अभी फर्दर ये सभी चीज़ें कैसे एग्रावेट करेगी या फिर कैसे एक तो हम क्या है कनेक्शन ढूंढ सकते हैं नॉर्थ साउथ के बीच में, वो सभी चीज़ें देखना ज़रूरी हो जाएगा। और इसी के पैरेलली कल हमने काशी और तमिल का जो संगम देखा था, तो वो जो काशी तमिल संगम है आपका 3 नंबर बार ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। तो उसमें ध्यान दिया जा रहा है कि आपका नॉर्थ साउथ का जो डिवाइड है उसको आपका दूर किया जाए। और अभी का जो ये फाइंडिंग्स है इसमें अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये नॉर्थ साउथ के डिवाइड को और ज़्यादा करता है। उसके अलावा उसके सिवाय ये क्या करना चाहिए, जो नॉर्थ साउथ का डिवाइड है उसको ब्रीच करने में ये सभी चीज़ें काम आनी चाहिए। क्योंकि हमने जो आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, या फिर हमने जो आपका देखा था 7000 बीसी में आपका रामायण महाभारत के समय पे कल हमने देखा था कि आपका ऋषि अगस्त्य ने कैसे नॉर्थ साउथ के बीच में एक ब्रिजिंग का काम किया है। तो वो सभी चीज़ें क्या है, अभी जो नए फाइंडिंग्स है वो भी एक ब्रिज का काम करना चाहिए इसमें। तो जो भी फाइंडिंग्स है सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, आप इसको 1 बाय 1 देख सकते हैं। ओके, तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम आपको सिर्फ इसका जिस्ट ही समझा रहे हैं। बाकी सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, बहुत ही आसानी से लिख भी दिया गया है, इसमें आसान भाषा में लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। तो जो अगला टॉपिक है वो बात करता है बिटवीन अ कोल माइन एंड अ हार्ड प्लेस। तो अभी रिसेंटली आपका बंगाल के देवचा पचामी में कोल डिस्कवर हुआ है, और ये बहुत बड़ा कोल साइट है। अभी हाल ही का नहीं है, 2018 से ही इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। तो अभी आपका जो देवचा पचामी जो एरिया है जहाँ कोल ब्लॉक्स है, तो यहाँ का जो भी कोल है उसको अगर एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो इसमें क्या होगा, आपके वहाँ के जो भी मूल आदिवासी है, जो भी वहाँ पे बहुत सालों से रह रहे हैं, उनका ऊपर, उनके आइडेंटिटी के ऊपर, उनके इकोनॉमी के ऊपर, फिर आपका वहाँ के बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, वो सारी चीज़ें ये आर्टिकल दर्शाता है। इसी के साथ ये भी एक ज़रूरी आपका मुद्दा हो जाता है कि हम जो एनर्जी सिक्योरिटी पाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा लगभग 50% जो एनर्जी आता है वो आपका कोल फायर्ड पावर प्लांट से आता है। तो अभी ये भी एक मुद्दा बन जाता है कि हमें अपना जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो भी पाना है, ताकि हम विकसित भारत बन सके, डेवलप इंडिया बन सके बाय 2047।
ओके, तो ये सभी चीज़ें कैसे आपका कन्फ्लिक्ट कर रही है, इसका सल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। इकोनॉमिक डायमेंशन, डेवलपमेंट वर्सेस लोकल लाइवलीहुड के बारे में बताया गया है, एनर्जी सिक्योरिटी, ओके, जॉब क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। तो ये सभी चीज़ें आज के समय में हमें ज़रूरी है, चाहिए। लेकिन ये जब भी हम एनर्जी सिक्योरिटी को अचीव करना चाहते हैं तो हमें रिसोर्स एक्सप्लोर करना होता है, और जब भी हम रिसोर्स एक्सप्लोर करते हैं तो एक एरिया का लोगों को डिस्प्लेस करना होता है, जिससे क्या होता है, उनका जो आपका एक तो हैबिटेशन का प्रॉब्लम आ जाता है, दूसरा उनका आइडेंटिटी का प्रॉब्लम आ जाता है, उनके कल्चर के ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, फिर बायोडाइवर्सिटी लॉसेस होता है। और अगर इसको हम नहीं करें तो एनर्जी सिक्योरिटी में हमारा प्रॉब्लम आता है, जॉब क्रिएशन नहीं होता है, फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ में लैकिंग रह जाता है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, कन्फ्लिक्ट करती रहती है। तो इनको कैसे, इसका एक बीच का रास्ता कैसे निकालना है, वो सभी चीज़ें हमें देखनी होंगी। और इसमें चैलेंजेस टू लोकल लाइवलीहुड, जैसे एग्रीकल्चर एंड डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर वहाँ पे कोल माइनिंग किया गया तो कैसे होगा आपका फार्मर्स एंड लाइफ स्टॉक रेयरर्स के ऊपर असर पड़ेगा। फिर कोल डस्ट एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से लैंड का जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, फिर आपका एक इनएडिक्वेट कंपनसेशन का कंसर्न भी आता है, क्योंकि जब भी रिसोर्स आपके एक्सप्लोर किए जाते हैं उसके बाद उनको जब एक्सट्रैक्ट करना होता है तो वहाँ से जो भी लोग डिस्प्लेस किए जाते हैं उनके लिए आपका कंपनसेशन दिया जाता है। लेकिन अभी जो कंपनसेशन का मैकेनिज्म है इसमें भी क्या है, बहुत इनएडिक्वेसी देखा जाता है, बैड गवर्नेंस देखा जाता है। जो कंपनसेशन के पैसे हैं वो जो आपको जिनको पहुंचना चाहिए उनको नहीं पहुंच पाता है, और इसमें करप्शन हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें टेकल करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। उसके बाद देखिए, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड हेल्थ के ऊपर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ओके, तो आप देख सकते हैं सब पॉइंट वाइज ही यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, और सीधा सीधी आप एग्जाम में इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो अगर इन फ्यूचर कोई क्वेश्चन ट्राइबल आपके बेल्ट में डेवलपमेंट को लेके भी बनता है तो ये सभी चीज़ें ही ज़रूरी रहेंगी। ओके, तो इसका इस्तेमाल क्या है, इन जनरली आप डिफरेंट क्वेश्चन में कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, तो ट्राइबल लोगों पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये सभी चीज़ें मेंशन की गई है। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है, यूक्रेन वोंट एक्सेप्ट डील मेड बिहाइंड आवर बैक्स, जेलेंस्की टेल्स यूएस। तो अभी क्या है, रिसेंटली देखा गया है कि ट्रम्प साहब के चुन के आने के बाद ट्रम्प साहब ये जो भी रशिया यूक्रेन का वार है उसमें आपका रोक लगाना चाहते हैं और एक पीस डील साइन करवाना चाहते हैं। लेकिन इस पीस डील में क्या है, आपका यूक्रेन को इसमें लॉस झेलना पड़ेगा। ये जो भी डील होगा ये यूक्रेन के फेवर में नहीं होगा। तो इसीलिए यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट साहब है जेलेंस्की साहब, उन्होंने कहा है कि ये जो डील है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जेलेंस्की साहब ने ये भी कहा है कि इसमें यूरोपियन जो यूनियन है या फिर जो यूरोप के राष्ट्र है उन्हें इसका अल्टरनेट ढूंढना चाहिए। ओके, और कैसे यूरोपियन आर्मी बनाने के बारे में भी कहा गया है कि यूरोप के सेफ्टी के लिए नेटो के ऊपर डिपेंड होना अभी लाजमी नहीं होगा, क्योंकि नेटो यूएस बैक्ड हो गया और यूएस डिपेंडेंट हो गया है। तो उसी रिगार्डिंग ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो आज इसमें क्या है, एक नया एडिशन किया गया है कि ये जो भी आपका कन्फ्लिक्ट है इसको डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिखाने की कोशिश की गई है। पहले तो आपके रियलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रियलिज्म क्या कहता है कि जो पॉलिटिक्स है इंटरनेशनल एरिना में वो पावर पॉलिटिक्स है। ओके, और उसमें सभी नेशन क्या करना चाहते हैं, अपना जो इंटरेस्ट है उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। ओके, तो एक पावर मैक्सिमाइजेशन, सर्वाइवल, अपना सिक्योरिटी मेंटेन करना, वो सभी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। ओके, और जो भी कंट्री है वो किसी भी हद तक जा सकती है अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए। तो ये क्या है, रियलिज्म का पर्सपेक्टिव है। ओके, तो इसमें रियलिज्म कैसे वर्क कर रहा है रशिया और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है उसमें, तो ये हमने इसमें आपका सभी चीज़ें इस पर्सपेक्टिव से, रियलिज्म के पर्सपेक्टिव से दिखाया है। नेक्स्ट, लिबरलिज्म के पर्सपेक्टिव, एक लिबरलिज्म का भी पर्सपेक्टिव होता है आईआर में। तो लिबरलिज्म का जो पर्सपेक्टिव होता है वो क्या कहता है, इंटरनेशनल कोलाबोरेशन के बारे में कहता है। जो भी प्रॉब्लम है उनको हम कैसे, आपके जो भी मल्टीलैटरल फोरम है जैसे यूएनओ है, नेटो है, यूरोपियन यूनियन है, उनके ज़रिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे पीस और कोऑपरेशन ला सकते हैं, उसके बारे में कहता है आपका लिबरलिज्म का जो एस्पेक्ट है वो। ओके, उसके आगे कंस्ट्रक्टिव
कंस्ट्रक्टिविज्म एक आपका पर्सपेक्टिव है। तो ये कहता है अबाउट कि कैसे कंस्ट्रक्ट की जो भी आइडेंटिटी है, आइडियोलॉजी है, नेशनलिज्म है, वो कैसे कंस्ट्रक्ट हुई है। ओके, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। चलिए आगे देखते हैं। आगे का जो अगला पर्सपेक्टिव है वो आपका मार्क्सिस्ट या न्यू मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है, जो कहता है कि जो भी वार होता है उसमें क्या है, कैपिटलिस्ट का फ़ायदा होता है। और कैपिटलिस्ट क्या करती है, वार करवाना चाहती है। वो अगर कहीं दो देश शांत भी बैठे हैं तो उसमें क्या करेंगे, वो कोई ना कोई इशू खड़ा कर देंगे ताकि उनमें युद्ध छिड़ जाए और उसके बाद उनका वेपन सेल होने लगे, ताकि कैपिटलिस्ट जो इलीट्स है उनका आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। तो ये भी एक क्या है, अच्छा पर्सपेक्टिव है। तो आप देखिए कोई भी चीज़ों का क्या है, बहुत सारा पहलू होता है। एक आपका जो भी इंसिडेंट है, जो भी इवेंट है, उनको हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव का जिक्र किया गया है, रियलिज्म का पर्सपेक्टिव से, लिबरलिज्म का पर्सपेक्टिव से, कंस्ट्रक्टिविज्म का पर्सपेक्टिव से, फिर मार्क्सिस्ट एंड न्यू मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से। तो ये सभी पर्सपेक्टिव से आप क्या है, आपका अंडरस्टैंडिंग का जो डेप्थ है उसको बढ़ा सकते हैं। और ये स्पेशली क्या है, जो आईआर जो जिसका आपका सॉरी पीएसआईआर जिसका आपका ऑप्शनल रहता है यूपीएससी में, तो या फिर कोई स्टेट पीसीएस में हो, आपके बीपीएससी में हो या यूपीपीएससी में, जहाँ भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है और उसमें पीएसआईआर होता है, तो उसमें ये चीज़ें काम आएगी। और यूपीएससी के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी रहेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके, थोड़ा लंबा है लेकिन इसमें आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा और ये सभी पर्सपेक्टिव आपको ये चीज़ें बहुत इन डेप्थ समझने में मदद करेंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला टॉपिक है वो बात करता है अबाउट जो हमने डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो क्राइसिस देखा है, जिसमें आपका जो M23 रेबल ग्रुप है, जो आपका ईस्टर्न डीआरसी को कब्जाए हुए हैं, और इसमें कैसे रवांडा रोल प्ले कर रहा है। फिर आपका जो रवांडा जिनोसाइड था 1994 का, उसमें कैसे जो टूटसी ट्राइब थे उनके लगभग 10 लाख लोगों का कत्लेआम कर दिया गया था। और इसमें जो आपका इंटरनेशनल लेवल में जो भी पावरफुल नेशंस है वो कैसे रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि आपका डीआरसी में क्या है, बहुत सारा आपका मिनरल रिसोर्सेज पाया जाता है। और उन रिसोर्सेज को क्या है, जो भी आपके एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है, या फिर जो भी आपके पावरफुल देश है, वो कैसे इसमें अपना जो एक डोमिनेंस है वो बनाए रखना चाहता है, ताकि इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। और जो M23 रेबल ग्रुप है, जो टुटसी एथनिक ग्रुप के द्वारा बनाया गया है, तो इनको कैसे जो भी आपका जो भी एमएनसीज है या फिर जो भी पावरफुल नेशंस है वो कैसे इनको फंडिंग कर रही है, और फिर रवांडा कैसे इनको फंडिंग कर रहा है, ताकि क्या किया जा सके, जो ईस्टर्न डीआरसी है उनमें जो भी मिनरल रिसोर्सेस है उन चीज़ों का कंट्रोल M23 रेबल ग्रुप के पास आ जाए, और रेबल ग्रुप से क्या करे, ये रवांडा हो या फिर या जो भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हो, और फिर आपके जो भी इंटरनेशनल बिग प्लेयर्स हो, वो कैसे इन चीज़ों से लाभान्वित हो सकते हैं, उसके बारे में ये आर्टिकल दर्शा रहा है। ओके, तो ये भी ज़रूरी रहेगा और ये हम फोर्थ टाइम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और इसमें एक जो कॉलोनियल आपका पर्सपेक्टिव है उसके बारे में भी दर्शाया गया है, क्योंकि जो आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है उसमें बेल्जियम ने रूल किया था, और बेल्जियम ने कैसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लिया, कैसे आपके जो ग्रुप थे हुटूस, टूटसीस, इन ग्रुप के अंदर टेंशन को फ्यूल किया। ओके, और उसी का जो आज आप टेंशन जो देख रहे हैं या फिर जो भी आउटकम देख रहे हैं, वो कॉलोनियल पॉलिसी का ही नतीजा है, और जो आर्टिफिशियल बॉर्डर्स क्रिएट किए गए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। क्योंकि अफ्रीका का आप जो भी देश देखते हैं, लगभग 50 के आसपास देश है, तो 50 देश का जो बाउंड्री है वो बहुत ही स्ट्रेट लाइन है। मतलब इन जो भी कॉलोनियल पावर्स है, जो मोस्टली वेस्टर्न यूरोप के हैं, इन्होंने क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले इन एरिया में अपना कॉलोनियलिज्म को एक्सपांड किया, ताकि यहाँ का जो रिसोर्स है वो एक्सप्लॉइट कर सके। तो इसमें क्या है, एक कॉलोनियल हैंगओवर अभी तक देखा जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, अभी एग्ज़ाम में कैसे ज़रूरी होंगी, जैसे जो भी एथनिक क्लैशेस, आप अभी श्रीलंका में आप तमिल और सिंहालीस के बीच एक एथनिक क्लैश देख सकते हैं। फिर आप नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में एथनिक क्लैश देख सकते हैं। फिर आप म्यांमार में जो इंस्टेबिलिटी चल रहा है,
तो ऐसा लगता है कि हमें ये म्यांमार के इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका अगर हम ट्रेस करें इसका रूट कहाँ है, तो इसका रूट हमें मिलेगा जो भी कॉलोनियल पॉलिसीज़ है बाय दी वेस्टर्न यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स, उनकी जो भी आपकी पॉलिसीज़ थी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, वो आज तक क्या कर रही है, इन अफ्रीकन एशियन नेशंस के इंटरनल जो आपका डिस्टर्बेंस है उसमें रोल प्ले कर रही है। ओके, तो उसी लिए ये आर्टिकल इसमें दिखाया गया है। तो देखिए मैंने सिर्फ आपको इसका क्या है समरी या फिर क्रक्स ही बताया है, बाकी जो भी चीज़ें हैं इसमें बहुत डिटेल में मेंशन किया गया है। तो मैं आशा करता हूँ आप अपनी ओर से पढ़ लीजिएगा, और कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप इन चीज़ों डाउट के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको कैटर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। चलिए आगे देखते हैं। तो जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है चाइना विल प्ले अलोंग टू द एंड विथ यूएसए। तो अभी ये चाइना और यूएस के बीच में जो आपका एक स्ट्रगल चल रहा है, वो आपका मिलिट्री पावर स्ट्रगल ही हो या फिर आपका टेक पावर स्ट्रगल हो या फिर इकोनॉमिक पावर स्ट्रगल हो, ये सभी चीज़ों को इसमें दर्शाया गया है। तो पोस्ट आपके सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कैसे चाइना का आपका फॉर्मेशन हुआ, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949 अंडर माओ जेडोंग। तो वह उस समय से लेके, तो पहले जब कोल्ड वार का पीरियड में आपका 1949 से 1971 तक यूएस और चाइना का जो रिलेशन था वो अच्छा नहीं था, लेकिन फिर 1971 से लेके 2001 के बीच यूएस और चाइना का रिलेशन में बहुत आपका अच्छा हुआ, रिलेशन ठीक हुआ, और ठीक होने की वजह से क्या है, चाइना को बहुत सारा मदद मिला यूएसए से। ओके, और ये यूएसए ने कभी प्रिडिक्ट भी नहीं किया था कि चाइना आगे बढ़ के इतना बड़ा आपका सेकेंड सुपर पावर बन जाएगा। तो आज के समय में यूएसए के बाद चाइना ही आता है, और आज चाइना और यूएसए के बीच क्या है, एक कोल्ड वार का माहौल बना हुआ है। तो 1971 में यूएस और चाइना का रिलेशन बेहतर हुआ था। फिर आप अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं 1974 में कैसे चाइना ने अपना मॉडर्नाइजेशन किया एग्रीकल्चर के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड में। फिर 1978 में उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी लिया चाइना ने, और तभी से उनका क्या है, जो स्टेट कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म है वो चालू हो गया। और उसके बाद 2001 में WTO में ज्वाइन किया, और बाय 2020 आप देख सकते हैं कैसे चाइना बहुत ही पावरफुल नेशन बन के उभर के आया है। और उसके बाद ही आप देख सकते हैं कि 2018 से लेके लगातार अब तक क्या है, ट्रेड वॉर चलते आ रहे हैं। बीच में बाइडेन साहब के समय थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन अभी सेकेंड ट्रम्प एरा में ये सभी चीज़ें फिर से उभरती आ रही है। ओके, तो एक कोल्ड वार का माहौल जो है यूएस और चाइना के बीच देखा जा रहा है। तो जैसे रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके जो एक टेक कंपटीशन हमने देखा था कि चाइना का जो डीप सीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कैसे यूएसए के जो जायंट प्लेयर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में, जैसे आपके माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वो ओपन एआई हो गया, एनवीडिया हो गया, इनको कैसे डीप सीक चैलेंज कर रहा है। तो ये सभी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी हो जाती है। और चाइना भी क्या है, बैकफुट पे नहीं जाने वाला है। चाइना खुद वो ऐलान कर रहे हैं कि हम प्ले करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो ज़रूरी रहेगा ओवरऑल आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है अबाउट आपका जो राइट विंग पार्टीज़ की जो आपकी डेवलपमेंट देखी जा रही है स्पेशली यूरोप में, उसको लेकर के। तो अभी यूएसए में क्या है, जो राइट विंग पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी या फिर जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब है, उनका जो रेटोरिक है, ओके, उनकी जो बातचीतें हैं वो कैसे यूरोप के पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रही है। क्योंकि आज के समय में आप देख सकते हैं यूरोप में भी आपका इमिग्रेशन इशू देखा जा रहा है, क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं, फिर इकोनॉमिक डाउनटर्न देखा जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट के इशू देखे जा रहे हैं। तो जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस होता है तो एक जगह एक देश में क्या होता है, आपके जो राइट विंग पार्टीज़ होती है वो बहुत सपोर्ट गेन करने लग जाती है। तो उसी को लेके ये आर्टिकल आया है कि कैसे जो यूरोपियन पॉलिटिक्स है उसमें आपका ट्रम्प साहब का असर कैसे दिख रहा है, और कैसे जो राइट विंग पार्टीज़ है आपके इजराइल में हो या फिर यूरोप में हो या फिर आपके अमेरिका में हो, कैसे राइज हो रहा है इनका। और जो अल्ट्रा राइट विंग पार्टीज़ है
तो अल्ट्रा राइट विंग पार्टीज़ का हमने हिस्ट्री में देखा है, पास्ट में देखा है कि कैसे उन्होंने बहुत इनस्टेबल कर दिया था वर्ल्ड पॉलिटिक्स को। जैसे आपके अडोल्फ हिटलर जो चुन के आए थे, जिन्होंने नाजी रजीम चालू किया था 1933 टू 1945, तो इसमें आपका जो पूरा इंस्टेबिलिटी है वर्ल्ड का, वो आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते ही है। इसी के बाद जो बेनितो मुसोलिनी थे, वो भी एक फार राइटिस्ट थे। तो ये अभी फार राइट जो एक्सट्रीमिज़म है, ये अगर बढ़ने लगेगा, ओके, और जो पास्ट में जो भी हमने लर्निंग लिए उससे अगर हम नहीं सीखते हैं और फार राइटिस्ट पार्टी को, ओके, एक राइट पार्टी होना गलत बात नहीं है, लेकिन फार राइट और वो भी आगे जाके एक्सट्रीमिज़म में अगर तब्दील हो जाता है, तो हम जैसे हिटलर का जो एरा था वो हम फिर देख सकेंगे इन फ्यूचर, अगर ये चीज़ें को कंटेंट नहीं किया गया तो। इसी बारे में ये आर्टिकल जिक्र कर रहा है कि कैसे जर्मनी के जो चांसलर है वो आपके काउंटर कर रहे हैं यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट को, क्योंकि यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट वो आपके राइट पार्टी के हैं, ओके, तो वो राइटिस्ट है, जो आपके नेशनलिस्टिक आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्शनिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ें क्या करती है, ग्लोबल एरिना में एक इंस्टेबिलिटी लेके आती है। तो उसी रिगार्डिंग ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, ओके। तो इसमें बहुत ही अच्छा एनालिसिस दिया गया है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस रिगार्डिंग। तो इसमें अभी देखिए इंश्योरेंस क्या होता है, आपको एश्योरेंस देता है कि इन फ्यूचर आपके लाइफ के बारे में एश्योर करता है, या फिर आपके जो भी एसेट्स है उनको प्रोटेक्शन, उनका जो प्रोटेक्शन है या फिर जो भी डैमेज होगा उस डैमेज में आपको क्या किया जाएगा, भरपाई दिया जाएगा। तो इंश्योरेंस जनरली दो टाइप के होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस, ओके, जो लाइफ से जुड़ा हुआ होता है, और एक होता है जनरल इंश्योरेंस, जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया, कोई मकान का इंश्योरेंस हो गया, गोडाउन का इंश्योरेंस हो गया वो। तो इसमें अभी जो हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो उन्होंने कैसे इंश्योरेंस को और कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जाए, लोगों को और कैसे इंश्योरेंस का जो नेट होता है उसके अंदर लिया जा सके, ताकि जो रिस्क है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके, उस बारे में कैसे इंश्योरेंस जो कंपनी है वो डिफरेंट कस्टमर फ्रेंडली बीमा प्लान बना सकती है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो ये भी क्या है, इन फ्यूचर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी रहेगा, ओके। तो इसमें IRDAI का रोल के बारे में हमें जानना होता है, फिर डिफरेंट इंश्योरेंस जो स्कीम होते हैं उनके बारे में, फिर गवर्नमेंट ने कौन से इंश्योरेंस स्कीम ली है उसके बारे में, जैसे आपके प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत योजना है जिसमें 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है, तो ये एक हेल्थ इंश्योरेंस है। तो इन चीज़ों के बारे में हमें एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जानना होता है, ओके। फिर इंश्योरेंस सेक्टर क्या रिस्क फेस कर रही है, कैसे इसको और स्ट्रेंथन किया जाए, ओके। अभी मुझे जितना तक ध्यान है, अभी जो रिसेंट बजट आया है उसमें इंश्योरेंस में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको 100% कर दिया गया है, ओके। तो इसी के साथ इसमें जब इंश्योरेंस का टॉपिक डिस्कस हो रहा है, तो इंश्योरेंस का जो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ और आज तक का क्या डेवलपमेंट रहा है, वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। चलिए आगे देखते हैं। तो जो अगला टॉपिक है वो बात करता है रिगार्डिंग शुगर मिल्स डिमांड हाइक इन मिनिमम सेलिंग प्राइस। तो जो शुगर का प्रोडक्शन है उसको लेके ये आर्टिकल बात कर रहा है। तो पहला तो ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आपका जो शुगर का प्रोडक्शन है, ओके, वो इंडिया में कितना होता है, और शुगर जो प्रोड्यूसर है उनको गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करती है, उनको सपोर्ट करने के लिए जो फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइजेस है वो स्कीम क्या है, ओके। तो ये सभी चीज़ें जाननी ज़रूरी होती है। और इसी के साथ हमारा जो भी सब्सिडी रहता है शुगर प्रोड्यूसर्स को लेके, वो जो भी सब्सिडी है उसको लेके WTO में कैसे कन्फ्लिक्ट बन रहे हैं, फिर जो भी आप हमारा एक्सेसिव शुगर कैन प्रोडक्शन होता है उसको कैसे हम नेशनल बायो जो फ्यूल पॉलिसी है उसमें कैसे इथेनॉल प्रोडक्शन में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों को जोड़ के इसमें ये आर्टिकल तैयार किया गया है। तो ये सभी चीज़ें आप इससे अच्छी तरह से समझ सकते हैं और ये इम्पॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए, ओके। पहला तो हमारा शुगर प्रोडक्शन, तो मुझे जितना याद है हम सेकेंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है आफ्टर ब्राज़ील,
और हाईएस्ट कंज्यूमर है वर्ल्ड में। ओके, और इसी के उपरांत क्या है, हमारा जो शुगर को लेके सब्सिडी रहता है, फेयर एंड रेम्यूनरेटेड प्राइसेस, तो उसको लेके भी क्या है, WTO में भी एक डिबेट है। तो ये क्या है, ओके, फिर कैसे ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देश हमारे अगेंस्ट WTO में आपके कन्फ्लिक्ट करती है। तो ये सभी चीज़ें हमें एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखना ज़रूरी हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो जो अगला टॉपिक है वो बात करता है व्हाट इज़ द कैंसर वैक्सीन रशिया इज़ ऑफरिंग। तो ये ओवरऑल कैंसर बीमारी के ऊपर ये आर्टिकल है। ओके, तो हेल्थ सेगमेंट में ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कैंसर क्या है, तो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ को ही कैंसर कहा जाता है। ओके, फिर आपका कैंसर को ट्रीट करने के लिए कौन से आपके ट्रीटमेंट है, तो सर्जरी है, रेडिएशन थेरेपी है, केमोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है। ओके, इन जो भी थेरेपी है इनका क्या डिसएडवांटेज है। ओके, लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल थेरेपी, तो हेयर लॉस है, नूजिया है, वीकेंड इम्यून सिस्टम को वीक करता है। ओके, किल करता है बोथ कैंसरस सेल एज वेल एज हेल्दी सेल। इसीलिए आप देखते हैं कि एक कैंसर पेशेंट का क्या होता है, हालत बहुत ही नाजुक बन जाता है जब भी आपका रेडियोथेरेपी या फिर केमोथेरेपी ये सभी चीज़ें अप्लाई की जाती है। तो इसका अभी तोड़ क्या है, तो इसका तोड़ के हिसाब से क्या है, रशिया ने mRNA वैक्सीन डेवलप किया है और इसी के समांतराल UK में, US में, चाइना में, जर्मनी में कौन कौन से डेवलपमेंट्स है उसको हमें ट्रैक करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपके बीमारी के बारे में प्रीलिम्स में और उसके रिलेटेड कौन से वैक्सीन्स डेवलप हुए हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो ये सभी चीज़ें क्या है, आने वाले समय के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी। और इसमें आपका जो भी वैक्सीन आएगा उसका क्या सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन होगा, वो सभी चीज़ें कैसे इकोनॉमिक इसका इम्पैक्ट रहेगा। ओके, फिर आपका इसमें रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड ग्लोबल हेल्थ पॉलिसीज़ क्या रहेंगी। ओके, बायो एथिकल कंसर्न्स क्या रहेंगे। तो ये सभी चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी हो जाती है फ्रॉम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। ओके, तो देखिए सभी चीज़ें इसमें क्या है, आपके पॉइंट के फॉर्म में दी गई है। तो मैं नहीं समझा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि ये एक तो डिस्कशन बहुत बड़ा है और इसे समझाने से ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और हमारा जो पर्पज़ है कि आपको बताना कि देखिए ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको इस लाइन में पढ़ना होता है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो उसीलिए क्या है, हम सिर्फ आपको एक इसका ओवरऑल समझ दे रहे हैं और इसी के साथ जो PDF है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप इन चीज़ों को पढ़ के इसको एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम में इसका इस्तेमाल कर सकें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है अबाउट लॉगरहेड टर्टल्स। ओके, तो अभी ये लॉगरहेड टर्टल्स क्या है। ओके, जो जिसका ये टर्टल थोड़ा यूनिक है क्योंकि इसका जो हेड है वो ट्रेडिशनल जो अलग टर्टल है उससे बड़ा होता है नॉर्मल टर्टल से। और इसका हैबिटेट कहाँ पे है, ओके, तो ये फाउंड इन ओशन वर्ल्ड वाइड। एक्चुअली ये वार्म एरिया में पाया जाता है ओशन के। ओके, तो इसमें इंक्लूडिंग इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन। ओके, तो इसका माइग्रेटरी पैटर्न कैसा है। ओके, इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, तो IUCN के रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल कैटेगराइज किया गया है। तो IUCN क्या करता है, आपका लिस्ट बनाता है, उसमें डिफरेंट जो एनिमल्स है, ओके, उनका स्टेटस क्या है, वो कितने रिस्क में है या फिर कितना रिस्क उनको कम है। ओके, तो वो सभी चीज़ें मेंशन करता है और इसके रिगार्डिंग क्या करता है, UPSC हो या फिर स्टेट PCS हो, क्वेश्चन पूछते रहता है। तो ये टर्टल का नाम दे दिया जाएगा, उसमें स्टेटमेंट लगा दिया जाएगा कि कहाँ पाया जाता है। फिर IUCN का जो रेड लिस्ट है उसमें इसका स्टेटस क्या है, ओके, लीस्ट कंसर्न है या वल्नरेबल है या आपका थ्रेटेंड है। तो ये सभी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी हो जाती है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। ओके, तो ये सिर्फ आपका इसमें अभी ऐसा नहीं है कि हमें लॉगरहेड टर्टल को ही पढ़ना है, इसके उपरांत और कोई भी आप कहीं भी आर्टिकल में किसी भी एनिमल का जिक्र देखते हैं, ओके, उसमें ये सभी चीज़ें आपको कवर कर लेनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है व्हाई इज़ अ न्यू बिल ऑन फॉरेनर्स कमिंग। तो अभी एक नया बिल लाया जा रहा है फॉरेनर्स के रिगार्डिंग। तो इसके पास्ट में हम देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट लॉ आपके है। ओके, पासपोर्ट आपका द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडियन एक्ट 1920, फिर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, फिर द फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946। ओके, तो ये जो भी एक्ट है इन सभी एक्ट को रिप्लेस करके एक नया एक्ट लाया जाएगा।
ओके, ताकि क्या किया जा सके, ये जो भी इमिग्रेशन रिलेटेड इशू है उसको टेकल किया जा सके। जो भी फॉरेनर्स आपके पासपोर्ट वीज़ा के साथ आते हैं, फिर वीज़ा का टाइम आपका ख़त्म होने के बाद भी वो फिर रिटर्न नहीं करते हैं, तो इनके ऊपर कैसा एक्शन लिया जाएगा, ओके, उस रिगार्डिंग ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके, तो इसमें एकदम पास्ट से दिखाया गया है कि पहला तो ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट कैसे आया, मतलब आज के समय पे हम जो मॉडर्न नेशन देखते हैं, ओके, जिसका एक डेफिनेट बॉर्डर होता है, गवर्नमेंट होता है, एक लीगल सिस्टम होता है, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? वेस्टफेलियन ऑर्डर से आया, जो 1648 में आया था, जिसके अंतर्गत क्या है, डिफरेंट नेशन आपके यूरोप में फॉर्म हुई थी। और उसके बाद आप जब कॉलोनियल पावर्स ने विड्रॉ किया, उसके बाद एशिया में, अफ्रीका में भी डिफरेंट नेशंस फॉर्म हुए। तो इन नेशंस में क्या है, आपके डिफाइंड बॉर्डर है, गवर्नमेंट है, उसमें लॉ है, तो कोई भी लोग एक देश से दूसरे देश यूं ही आ जा नहीं सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट लॉ होता है, उसके लिए पासपोर्ट चाहिए होता है, वीज़ा चाहिए होता है, तो डिफरेंट नेशन का डिफरेंट लॉ है। तो हमारा क्या लॉ है, हम कैसे जो भी फॉरेनर्स है उनको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। और जो आने वाला लॉ है, जो अभी बिल के आकार में है, तो ये ज़रूरी रहेगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो इसी के साथ अभी हमने क्या किया है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो समराइज़ की जा सकती है। अभी आपको लगेगा कि मैं ये आर्टिकल समझूँ कैसे, तो इसके लिए आपका पूरा पास्ट एवोल्यूशन से दिखाया गया है। ओके, फिर इंडिया का भी इसमें आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस हम हमारे देश में सिटीजनशिप कैसे देते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन का 5 to 11 आर्टिकल में सिटीजनशिप के बारे में मेंशन किया गया है। ओके, तो इसमें अभी आपका फिर सिटीजनशिप एक्ट भी है 1955 का। ओके, इसके उपरांत आपका पासपोर्ट एक्ट है। तो ये सभी चीज़ें क्या करती है, पासपोर्ट एक्ट जो भी फॉरेनर्स आते हैं, जो भी आपका उनका लीगैलिटी को चेक करना होता है, वो सभी इन लॉ के तहत किया जाता है। तो इसीलिए क्या है, इन सभी चीज़ों को हमें समझना ज़रूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला टॉपिक है वो बात करता है व्हेन कैन प्रेसिडेंट्स रूल बी इम्पोज्ड। तो अभी क्या है, हाल ही में मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया गया है अंडर आर्टिकल 356। ओके, तो हमारा 3 इमरजेंसी प्रोविज़न मेंशन किया गया है, आर्टिकल 352, 356 एंड 360। तो कौन से ऐसे आपके सिचुएशन है जिसमें इमरजेंसी लगाए जा सकते हैं, व्हाट इज़ प्रेसिडेंट रूल। ओके, प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन क्या है, इसमें बी.आर. अम्बेडकर साहब का क्या रोल रहा है, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या डिबेट रहा है, एस.आर. बोमाई केस 1994 कैसे जो आपका आर्टिकल 356 का पावर है उसको मिसयूज़ होने से कैसे रोकता है। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। तो अगेन क्या है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो इन सभी चीज़ों को हमें एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से समझना होगा। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है इन परसूट ऑफ कंट्रोवर्सीज। तो ये स्पेशली जो आपके गवर्नर साहब और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो भी टसल देखा जा रहा है तमिलनाडु में, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। और ये शायद हमारा 5 या 6 नंबर डिस्कशन है इस स्पेसिफिक टॉपिक को लेके। तो ये भी क्या है, आने वाले समय में जो एग्ज़ाम रहेगा उसमें ये इम्पॉर्टेंट रहेगा प्री और मेंस के लिए। ओके, तो इसमें गवर्नर साहब का क्या रोल रहता है, ओके, सभी आर्टिकल्स को भी इसमें दर्शा दिया गया है, जो आप इंडियन पॉलिटी के फाउंडेशनल लेक्चर्स में जानते हैं। तो इसमें आर्टिकल 155 क्या है, 156 क्या है, ओके, 163 में कौन से डिस्क्रिशनरी पावर दिए गए हैं गवर्नर को। तो ये सभी चीज़ें हमने जाननी ज़रूरी होती है। और आने वाले समय में जो आपका सेंटर स्टेट के बीच में जो भी एक कन्फ्लिक्ट रहता है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। तो ये जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल होगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा। और कोई भी डाउट रहता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको कैटर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए अलविदा।